का हिंदी अनिवार्य का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है रामनरेश त्रिपाठी का। और इनकी जो रचना है वो ली गई है आज पथिक नामक काव्य से। सबसे पहले रामनरेश त्रिपाठी के बारे में हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था 1881 कोयरीपुर गांव में, जिसका जिला है जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी ये प्रमुख रचनाएं लिखी। और इन्हीं रचनाओं में से पथिक एक रचना है। इन्हीं काव्यों में से पथिक एक टॉपिक रामनरेश त्रिपाठी जी का इस अपने पुस्तक के अंदर निकाला गया है। अब इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो विशेषताएं ये हैं कि यह खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि रामनरेश त्रिपाठी को खड़ी बोली का प्रमुख कवि माना जाता है। अब अपने सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि खड़ी बोली क्या होती है। हम सब ने नाम सुना है कि बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी है, लेकिन खड़ी बोली होती क्या है? खड़ी बोली खास तौर से जहां बोली जाती है, जैसे एक तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, इन जगहों पर खड़ी बोली प्रमुख तौर पर बोली जाती है। खड़ी बोली से तात्पर्य ये है जिन बोले गए शब्दों में, जिन भाषा के अंदर किसी भी तरह के और शब्दों का इस्तेमाल ना होकर के केवल हिंदी के ही शब्दों का इस्तेमाल होता है। जहां अन्य भाषाओं के किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो खड़ी बोली के शब्द कहे जाते हैं। वही हमारी खड़ी बोली कही जाती है, जो प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तरांचल के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और ज्यादातर जो कवि हैं उन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में ही लिखी है। तो रामनरेश त्रिपाठी जी भी खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू इन 4 भाषाओं का भी अपने अध्ययन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इन भाषाओं को किसी और से नहीं सीख करके स्व अध्ययन से, अपने अध्ययन के द्वारा इन 4 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और चारों ही भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। इसके बाद उन्होंने समाज सुधार के स्थान पर प्रकृति प्रेम का अपनी रचनाओं में समावेश किया, यानी कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी उस रचना में समाज सुधार की दिशा में कार्य ना करते हुए इन्होंने प्रकृति प्रेम को लेकर के अपनी रचनाएं लिखी। प्रकृति के प्रति पूरी तरह से समर्पित भावना से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनके हर काव्यों में, हर कविताओं में, हर रचनाओं में प्रकृति प्रेम की झलक हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। प्रकृति प्रेम इनकी रचनाओं में पूर्णतया दिखाई देगा। इसके साथ साथ देशभक्ति की भावना भी उनकी कविताओं में निहित है। उन्होंने वीर रस का प्रयोग करते हुए कई देशभक्ति रचनाएं भी लिखी हैं, जो आम जनता के प्रति देशभक्ति का जज्बा दिखाती है। इन्होंने 8 भागों में अपनी कविताओं का प्रकाशन किया है, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं को 8 भागों में बांट रखा है। 8 अलग अलग तरीकों से, अलग अलग खंडों में अपने रचनाओं को, अपनी कविताओं को बांट रखा है, जिनमें से एक खंड में ग्राम गीत का वर्णन किया गया है। जगह जगह के गांवों में घूमकर इन्होंने गांव के रहन सहन, गांव के व्यवहार को जानकर गांव पर आधारित कविताएं भी लिखी हैं, जिससे इन्होंने अपनी रचनाओं को ग्राम गीत नामक एक खंड में प्रकाशित किया है। इन्होंने बानर नामक बाल पत्रिका भी संपादन किया, एक बाल पत्रिका जिसका नाम था बानर। इन्होंने उसका भी संपादन किया, जिसे समाज के अंदर बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत ही उसका चलन रहा। इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षाप्रद कहानियां, नाटक, उपन्यास और आलोचना संस्करण भी लिखे। इन्होंने अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश की। इन्होंने आम जनता के प्रति शिक्षाप्रद कहानियां पहुंचाने का भी प्रयास किया, आलोचनात्मक संस्करण भी लिखे, तरह तरह के नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे। इस तरह से इन्होंने अनेकों काव्य रचकर आम जनता के प्रति अपनी प्रसिद्धि छोड़ी है। इसके साथ साथ अंत में 1962 में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अपनी रचनाओं के माध्यम से जब इनका बहुत मान सम्मान हो गया, लेकिन अंत में 1962 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थे हमारे रामनरेश त्रिपाठी जी।
जिनकी रचनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपनी इस पुस्तक के अंदर, जिसमें उन्होंने प्रकृति प्रेम के बारे में अपना सारा योगदान दिया है। तो आगे चलते हैं उनकी व्याख्या की तरफ। देखिए, सबसे पहले है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के समुख किरण रही नभ पे वारित वाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर पेट बीच बिछू यही चाहता है मन। इसमें कवि ने एक पथिक का उदाहरण देते हुए समझाया है। एक पथिक को आधार मानकर कहा है कि जब समुद्र के किनारे पथिक खड़ा था, उस समय समुद्र की हलचल को देख करके पथिक के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। तो पथिक यहाँ रामनेश त्रिपाठी खुद है, उन्होंने जब देखा कि समुद्र के किनारे तरह तरह का वातावरण है, तरह तरह का वहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है, उसको देख करके उन्होंने एक प्रमुख रचना लिखी कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के समुख थिरक रही नभ में वारित वाला। यानी कि आकाश में जो बादल है, वो बादल समुद्र के आसपास अपने तरह तरह के रंगों से, अपने तरह तरह के वेश बना करके पूरी तरह से सारे समुद्र को अपने आगोश में ले रहे हैं। यानी कि समुद्र के किनारे जब पथिक यानी कि कवि खड़े थे, उन्होंने देखा कि जब समुद्र की लहरें अपने पूर्ण आगोश में थी, उस समय आकाश में विचरण कर रहे बादल तरह तरह के वेश बना करके उनके सामने प्रकट हो रहे थे। अलग अलग तरह के वेश के द्वारा, अलग अलग तरह के आकारों के द्वारा कवि के सामने एक अलग ही छवि बिखेर रहे थे। रवि के समुख थिरक रही नभ में वारित वाला, ऐसा लग रहा था मानो सूर्य के आगे चंद्रमा सूर्य के आगे बादल तरह तरह के अपने वेश बना करके हर किसी को अपने तरफ आकर्षित करना चाह रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन। अब कवि ने ये बताया कि उन बादलों को देखकर, ऐसा उन बादलों की दशा देख करके बार बार मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उन बादलों के नीचे की तरफ गहरा नीला समुद्र है और ऊपर की तरफ नीला आकाश है। यानी कि बीच में बादल इस तरह से उड़ रहे हैं जिनको देख करके मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया है, जिसमें नीचे तो गहरा नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है, और बीच में सफेद बादल अपने तरह तरह के आकारों से, अपने तरह तरह की कलाकृतियों से हर किसी पथिक के मन को आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। घन पर पेट बीच बिछू यही चाहता है मन। अब कवि रामनेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि उन बादलों को देख करके, इस गहरे नीले समुद्र को देख करके, नीले आकाश को देख करके मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इन बादलों पर बैठ करके समुद्र की सैर करूं और इस नीले आकाश में घूमता रहूं। तो कवि ने ये कहना चाहा है कि ऐसा सुहावना मौसम था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों को अपना यान बनाकर उस यान में बैठ करके मैं पूरे समुद्र के चक्कर लगाऊं और पूरे आकाश में घूमाऊं, जिससे कि मेरा मन और अत्यधिक प्रसन्न हो जाए। नेक्स्ट, रत्नाकर गर्जन करता, मल्यानिल बहता, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता। इस विस्तृत विशाल महिमा में रत्नाकर के दिल के कोने कोने में लहरों पर बैठ गूंजी भटकी। अब इसमें कवि रामनेश त्रिपाठी ये बता रहे हैं कि जब वो समुद्र के किनारे खड़े थे, उन्होंने समुद्र के बीचों बीच बादलों की तरह तरह की आकृतियों को देखा, उनका मन प्रसन्न हो गया। तो रत्नाकर गर्जन करता, यानी कि गहरा समुद्र, गहरा तालाब अत्यधिक तेज आवाज के साथ गर्जना करता है। हवा के बहाव के साथ जब समुद्र अपनी लहरों को आगे से आगे बढ़ाता है तो वो भयंकर आवाज कहता है। मल्यानिल बहता, यानी कि मलय पर्वत से निकलने वाली हवा मन को अत्यधिक प्रसन्न कर रही है। पहले समुद्र गर्जन की आवाज को सुनकर के कवि का मन पूरी तरह से समुद्र के प्रति आकर्षित हो गया। उसके पश्चात मलय पर्वत से निकलने वाली हवा मन को शांति का अनुभव करवा रही है, मन में शांति दे रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता, यानी कि समुद्र की गर्जना और मलय पर्वत से निकलने वाली हवा मन में एक उत्साह बढ़ती है, मन में कुछ नया करने का उत्साह प्रसारित करती है। तो समुद्र की गर्जना को सुनकर, मलय पर्वत से निकलने वाली हवा को महसूस करके कवि को ऐसा लगता है कि मन में एक नई उमंग जाग गई है।
मन में एक नया हौसला उत्पन्न हो गया है, जिसे देख करके कवि का मन अत्यधिक शांत हो जाता है। अत्यधिक शांत मन से वह इस वातावरण का आनंद लेता है। इस विस्तृत विशाल महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भटके। अब इसमें रामदास त्रिपाठी कह रहे हैं कि इस विस्तृत विशाल और जिसका कोई गुणगान नहीं कर सकता, ऐसे समुद्र के एक एक कोने में मैं जाकर के विचरण करना चाहता हूँ। समुद्र की लहरों को अपनी नौका बनाकर, समुद्र की लहरों पर बैठकर मैं इस समुद्र के एक एक कोने में जाकर के विचरण करना चाहता हूँ, शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, अपने मन की जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ कि इतना विशालकाय गहरा समुद्र कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें कौन कौन से जीव जंतु अपना आश्रय लिए हुए हैं। ये सब जानकारी मैं इस समुद्र की लहरों पर बैठ करके प्राप्त करना चाहता हूँ। अगला है, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो मत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की है सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब यहाँ को उदाहरण दिया है जब सुबह सूर्य उदय होता है उस समय का। सुबह सूर्य उदय होने के समय समुद्र में सूर्य की किरणें इस तरह से दिखाई दे रही हैं मानो आधा सूर्य समुद्र में डूबा हुआ हो और आधा आकाश को छू रहा हो। सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय की स्थिति का वर्णन है कि समुद्र में सूर्य का आधा अधूरा बिंब, आधी अधूरी परछाई अत्यधिक आकर्षक लग रही है। यानी कि जब सूर्य निकलता है उस समय ऐसा लगता है कि आधा समुद्र में डूबा हुआ है और आधा विस्तृत आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य मन को अत्यधिक प्रसन्न करता है, मन को अत्यधिक प्रसन्नचित मुद्रा में लाकर के छोड़ देता है। ऐसा लगता है मानो कमला के कंचन मंदिर का मानो मत कंगूरा। उस समय सूर्य की स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी जी के मंदिर का कंगूरा। कंगूरा बोलते हैं मंदिर के गुंबद को, मंदिर का गुंबद। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी के मंदिर का कंगूरा हो, अर्थात लक्ष्मी जी का स्वर्ण महल हो और उस महल के ऊपर का जो गुंबद है वह तेज प्रकाश के कारण चमक रहा हो। इस तरह से जब सूर्य उदय होता है उसका प्रतिबिंब कवि को दिखाई दे रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की है सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जब सूर्य की पहली किरण समुद्र पर गिरती है उस समय कवि जब सूर्य को देखता है तो कवि के मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मानो रत्नाकर यानी कि समुद्र में देवी लक्ष्मी को धरती पर लाने के लिए एक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य की पहली किरण जब समुद्र के ऊपर गिरती है तो उस समय ऐसा लगता है मानो समुद्र ने एक सड़क का निर्माण कर दिया है जिससे वह देवी लक्ष्मी को धरती पर लाना चाहते हैं। यानी कि सूरज से निकलने वाली किरण समुद्र से इस तरह से टकराती है मानो स्वयं देवी लक्ष्मी धरती पर आने के लिए ललायित हो रही है। समुद्र स्वयं देवी लक्ष्मी को धरती पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और एक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है जिससे वह देवी लक्ष्मी को इस धरती पर ला सके। ठीक है। अगला है, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना है अति सुंदर। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग बड़ी कल्याणी। इसमें रामदास त्रिपाठी जी ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जब वह समुद्र के किनारे खड़े थे और समुद्र का वातावरण अत्यधिक शीतल, मन को शांति प्रदान करने वाला था, उस समय सागर निर्भय होकर गंभीर भाव से निडरता पूर्वक गरज रहा था। यानी कि सागर को किसी तरह का कोई डर नहीं था। सागर निर्भय भाव से निडर होकर के गरज रहा था और जो मंद मंद हवा चल रही थी उस हवा के चलने के कारण लहरों के पीछे दूसरी लहर का आना अत्यधिक सुंदर लग रहा था। यानी कि जब एक लहर समुद्र को पार कर जाती उसके तुरंत पीछे दूसरी लहर भी हवा के प्रवाह के कारण चलती रहती थी। यह सब मन को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला दृश्य
कवि रामनरेश त्रिपाठी ने समुद्र के किनारे देखा तो उन्होंने अपने भावों को अपनी कविता के माध्यम से हम सब के सामने स्पष्ट किया है, उजागर किया है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। अब रामनरेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके जो सुख मन को प्राप्त हुआ है, क्या ऐसा सुख कहीं और प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसी शांति, क्या हृदय को ऐसी शांति किसी और जगह पर प्राप्त हो सकती है? इसे वही महसूस कर सकता है, वही इसको जान सकता है जिसने अपने हृदय से इन सब दृश्यों को अपनी आंखों से देखा है, उसे महसूस किया है। तो इसलिए तुम भी इन सब को अपने पूरे हृदय से महसूस करने की कोशिश करो। यह दृश्य तुम्हें वास्तविक तौर पर अत्यधिक आकर्षक लगेगा, अत्यधिक प्रसन्न करने वाला लगेगा। अगला है, जब गंभीरतम अर्ध दिशा में तम को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर चढ़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसमें कवि रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है कि जब गंभीरतम यानी अंधकार, जब भयंकर अंधकार चारों तरफ फैल जाता है और पूरे रात्रि के रूप में बदल जाता है, रात्रि को पूरे अंधकार में ढक लेता है, जब चारों तरफ घोर घनघोर अंधेरा छा जाता है, उस समय जब सूर्य पूरी तरह से गायब हो जाता है, अंतरिक्ष में यही अंधकार अनेकों तारों को छिटका देता है। आकाश के अंदर असंख्य तारे दिखाई देने लगते हैं, मानो संपूर्ण आकाश में तारों रूपी चादर ओढ़ ली है। ऐसा लगता है जैसे पूरे आकाश में तारों की एक चादर ओढ़ रखी है, जिस समय घनघोर अंधकार होता है। घनघोर अंधकार में पूरा आकाश तारों से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि रात्रि के बाद सवेरा नहीं होता है, तो जब सुबह होने का समय आता है, उस समय सूर्य अपनी मंद गति से मुस्कुराता हुआ, अपनी धीमी गति से मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने पूरे आगोश पर जब बाहर आता है और इस सारा संसार उन सूर्य की वंदना करने लगता है, उन सूर्य का अभिनंदन करने लगता है, वह सूर्य धीरे धीरे बाहर आता है और तट पर खड़े होकर के मानो गंगा नदी का अभिनंदन कर रहा हो, स्वागत कर रहा हो, अभिनंदन कर रहा हो। इस तरह से प्रतीत होता है। जब सूर्य पूरी तरह से अपने आगोश पर होता है, उस समय ऐसा लगता है मानो सूर्य ने अपनी पहली किरण बिखेरने के साथ ही मानो गंगा नदी का वंदन किया हो, गंगा नदी के मधुर गीतों को गाया हो और फिर अपने पूरे आगोश पर आकर सारे संसार को अपनी रोशनी प्रदान की। अगला है, उससे भी विमुक्त हो नभ में चंद्र भी हंस लेता है, वृक्ष भी पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल सकते मुग्ध चाय उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद भय उठते हैं। इसमें कवि रामनरेश त्रिपाठी ने बताया है कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होने को देखकर, सूर्य की प्रसन्नता को देखकर आकाश में चंद्रमा भी हंसने लगता है, क्योंकि जब रात्रि में चंद्रमा निकलता है उस समय चंद्रमा की रोशनी से सारा आकाश प्रकाशित होता है, लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है उस समय चंद्रमा की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन चंद्रमा जब सूर्य उदय होता है उन्हें देखकर चंद्रमा भी मंद मंद मुस्कुराने लगता है, अपनी हंसी को चारों ओर फैलाने लगता है। जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद वृक्ष भी अनेकों तरह के पत्तों से, फूलों से अपने तन को ढक लेते हैं, अपने तन को सजा लेते हैं, अपने तन को तरह तरह के आकारों से ढा लेते हैं। तो जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद पेड़ों पर नए नए फूल खिलने लगते हैं, नए नए पत्तियां अपने पूरे आगोश पर आकर के वृक्ष को हरा भरा कर देती हैं। सूर्य उदय होने के बाद ये दृश्य कवि के मन को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला है। तो कवि ने अपने भावों से ये कहा है कि जब सूर्य उदय होता है उस समय वृक्षों पर निकलने वाले फल फूल से मन को अत्यधिक शांति मिलती है, अत्यधिक मन शांत होता है। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुग्ध चैन उठते हैं। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की पहली किरण जब धरती पर गिरती है तो पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते। पक्षियों के मन में भी एक अजीब सी हलचल होने लगती है और वह भी सूर्य की पहली किरण के साथ चहक उठते हैं,
अपना बोलना शुरू कर देते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सरंग महक उठते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब फूल खिलना प्रारंभ करते हैं, फूलों के खिलने से उनकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। फूल भी अपनी मधुर सुगंध के द्वारा चारों तरफ अपनी सुगंध बिखेर देते हैं और महक उठते हैं। तो कवि रामनरेश त्रिपाठी ने ये कहा है, सूर्य के उदय होने के बाद सब कुछ अंधकार पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, चारों तरफ एक नई उत्साह, नया जोश छा जाता है, जिसे देख करके कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया है। आगे चलते हैं। वन ऊपर गिरी सानुकुंज में बरस पड़ते हैं, मेरा आंख पड़ने होता है, नैन नहीं झरते हैं। पढ़ो लहर किरण तक गिरी नव किरण जगत प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहारी। अब कवि रामनरेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि बादलों का जो दृश्य था, तो शुरू में बताया था कि समुद्र की और आकाश के बीच में बादल तरह तरह के अपने वेश के कारण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वही बादल हवा के प्रवाह के कारण वनों में, उपवन में, पहाड़ों पर, शहरों में, नगरों में, गांवों में पूरी तरह से बरस पड़ते हैं। यानी कि बादलों का बरसना भी मन को अत्यधिक प्रसन्नता देता है। जब बादल आकाश ओढ़ रहे होते हैं, तरह तरह का वेश धारण कर रहे होते हैं, उस समय वे बादल जगह जगह पर बरस पड़ते हैं, जिससे वृक्षों पर नई हरियाली छा जाती है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नहीं जलते हैं। अब कवि ने खुद के मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए बताया है कि जब आकाश से बादल बरसते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उस समय मेरे मन में भी एक तरह का प्रलय उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मेरा भी मन करता है कि इन उड़ते बादलों के पीछे जाकर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये बादल कहाँ कहाँ जाकर कैसे कैसे बरसते हैं। उस समय इन बादलों को देखने की इच्छा मन में इतनी तीव्र हो जाती है कि मेरे आंखों से भी जल बहने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो बादलों के साथ साथ मेरे आत्म प्रलय के कारण, मेरे मन की जिज्ञासाओं के कारण मेरे नेत्रों से भी आंसू बरसने लगे हैं। बादलों की और वर्षा के होने की ये जो मधुर कहानी है, इस कहानी को लहरों में, पत्तियों में, तटों पर, पहाड़ों पर, आकाश में, सूर्य की किरणों में देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। क्योंकि बादल जब बरसते हैं, बादलों के बरसने का असर सभी जगह पर समान रूप से होता है। उस समय बादलों का बरसना और सूर्य की किरण का आपस में टकराना, यह दृश्य अत्यधिक आकर्षक लगता है। और बादलों के बरसने और सूर्य की किरणों के आपस में टकराने की ये एक जो मधुर कहानी है, ये पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। यानी कि जब बादल बरसते हैं और सूर्य की किरण भी अपने पूरे आगोश पर होती है, उस समय दोनों का आपस में टकराना अत्यधिक आकर्षक लगता है, मन को प्रसन्नचित करने वाला लगता है। नेक्स्ट है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन बन इसके बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इसमें कवि रामनरेश त्रिपाठी ने बताया है कि बादलों के बरसने की, सूर्य की किरणों की या मंद मंद हवा के चलने की जो मनोहर कहानी यहाँ चल रही है, वह प्रेम कहानी अत्यधिक मधुर है, अत्यधिक आकर्षक है। यानी कि बादलों का उड़ना, उनका आकाश और समुद्र के बीच में विचरण करना मन को जब प्रसन्न कर रहा है, तो बादलों के और आकाश के तालाब के मध्य जो प्रेम कहानी है वह अत्यधिक मनोहर है, अत्यधिक पवित्र है। मेरा मन करता है, यानी कि जी में है, मेरा ऐसा मन करता है कि इस कहानी का लेखक मैं स्वयं बनूं और इस कहानी को इस पूरे संसार के सामने अपने शब्दों में व्यक्त करूं। अपनी भाषा के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा मैं बादलों के, समुद्र के और आकाश की जो प्रेम कहानी है उसे सबके सामने अपने शब्दों में व्यक्त कर सकूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुखकर है, कहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब कवि कह रहे हैं कि बादलों की ऐसी प्रेम कहानी को देखकर मेरा मन पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। मन करता है कि ऐसी पवित्र आनंदमयी पवित्र कहानी को सुनकर हर किसी का मन शांति का अनुभव करता है, मन में शांति फैलती है। ऐसा लगता है कि इस प्रेम कहानी को देखकर, यानी कि इस बादलों की, समुद्र की जो प्रेम कहानी है, उनके प्रेम का राज्य अत्यधिक सुंदर है। उसे देख करके सबका मन आकर्षित होता है, पूरी तरह से मनुष्य का मन
प्रकृति प्रेम की तरफ आकर्षित होता है। तो कवि का कहने का मतलब ये है कि जो बादलों के बरसने का समय होता है उस समय समुद्र की स्थिति देखकर, सूर्य की किरणों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो अब चारों तरफ एक सुंदर पूर्वक वातावरण छा गया हो, चारों तरफ आनंद ही आनंद प्रकाशित हो गया हो। ठीक है, ये हुए आज के